हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। और आज हम प्लस टू के लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था, जो पार्ट ए है हमारा बुक का, उसका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में हमने समझा था कि ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो थोड़ा सा उससे पहले स्टार्ट करें, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी है क्या एक्चुअल में। ज्योग्राफी के जो दो मेजर पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी या मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में आप प्लस 1 क्लास में पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के बारे में प्लस 2 क्लास में। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है मानव भूगोल की। मानव भूगोल है क्या? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव क्रियाओं के बीच में जो अंतर क्रियाएँ होती हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और उसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप उसमें एक इंक्लूड कर सकते हो। रेड जेल की चाहे डाल डिग्लास या सैंपल, वो आपकी मर्जी है, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो ज्योग्राफी के अलग अलग जो ड्यूलिज्म है, द्वैतवाद हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि ज्योग्राफी है उसमें सिस्टमेटिक वे से और रीजनल वे से जो स्टडी होती है वो क्या है, दो तरीके से होती है। तो हमने इसमें आगे पढ़ा था जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट थे, एग्जाम में बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इनको पढ़ेंगे, जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। ये दो हम पूरा डिटेल में समझ सके हैं, आप भी समझ चुके होंगे। थोड़ा फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें यह कहा गया है कि मानव है वो तुच्छ है प्रकृति के सामने, और प्रकृति ही क्या है, सर्वोपरि है, या प्रकृति मानव की क्रियाओं को क्या है, नियंत्रित करती है, और मानव है प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। इसमें मानव को क्या है, बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया, नगण्य माना गया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे आपको हिली एरिया को और जो कोस्टल एरिया है यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो तटीय क्षेत्र है उनका बताया था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के जो पैर है वो मजबूत होते हैं, और तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों के हाथ मजबूत होते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि प्रकृति ने जो वहाँ पर माउंटेन बना रखे, पहाड़ बना रखे, वहाँ के लोगों को है मजबूत पैर दिए। और दूसरी तरफ वो लोग जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो वो नाव चलाते हैं, तो उनको क्या है, मजबूत है वो पाँव दिए, वो हाथ दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन डिफरेंस इसमें पाया जाता है कि किस तरह नेचर है वो कंट्रोल कर सकती है ह्यूमन एक्टिविटी को। जैसे ग्रेविटी का, जैसे जो टेक्नोलॉजी आई धीरे धीरे, फिर मानव है उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पर्यावरण के साथ कुछ जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पर्यावरण में क्या है उसमें बदलाव करके क्या संभावनाएं हैं वो लेकर आए। तो उसके बाद इसके विरोध में संभववाद है, एक नया कॉन्सेप्ट है वो बनकर सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि मानव है वो बिल्कुल भी तुच्छ नहीं है। मानव क्या है, मानव ने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो चाइना है, चाइना का बॉर्डर लगता है नॉर्थन साइड में, उसमें करीबन जो पूरा का पूरा बॉर्डर है कश्मीर से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश तक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि पहले के टाइम में आपको पता होगा जो अटैकर आते थे वो क्या करते थे, हिमालय के कारण क्या वो नहीं आ पाते थे, पर क्या हुआ, मानव ने उन बैरियर्स को क्या तोड़ दिया है, और जो एरोप्लेन्स का जो जेट विमान आपने सुने उनका क्या इनोवेशन करके गया इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है। इसके अलावा हिली एरिया में जैसे हम देखते हैं कि रोड बनाना असंभव है, तो वहाँ भी रोड बने हुए हैं, रेलवे लाइन बनी हुई है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मानव ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या वहाँ प्रकृति के ऊपर क्या एक तरह से विजय प्राप्त कर लिए। तो ये चीज़ें इसमें कही गई है। और जैसे इसमें एक था कि मानव का प्रकृतिकरण था, जो बॉक्स में दिया हुआ उसमें स्टोरी भी दी हुई है, और इसमें था प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, जैसे प्रकृति का मानवीकरण कैसे कर रखा है, आपके खुद के आसपास एग्जाम्पल है। जैसे आप एसी चलाते हो, एसी क्या है वो संभववाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में जो बुक में दिए गए वही लिखेंगे, और समझाने के लिए आपको बताया गया है सिर्फ। ठीक है, बाकी जितने पॉइंट्स होंगे आपको नोट्स में है बनाकर वो दे दिए जाएंगे, आप उसी अकॉर्डिंग है वो वर्क करेंगे समझाने के लिए सिर्फ। संभववाद में क्या होता है कि मानव है उसने विजय प्राप्त कर ली कि जहाँ पर ठंडा एरिया, जहाँ पर गर्मी पड़ रही है 45 डिग्री जैसे हमारे यहाँ टेम्परेचर हो जाता है, तो हमने उसका क्या निकाला, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एसी बना करके हमने हमारा रूम टेम्परेचर है वो क्या है
अपने आप सिस्टमेटिक वे से क्या कर लिया, उसको एडजस्ट कर लिया। फिर हमारा मेन आता है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद या इसको स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें ग्रिफिथ टेलर है, उन्होंने ये संकल्पना है वो दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि न तो मानव सर्वोपरि है न ही प्रकृति सर्वोपरि है। ये जैसे उसमें एग्जांपल लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ आपको, कि जैसे प्रकृति जो आपने रेड लाइट देखी होगी, ग्रीन लाइट देखी होगी, येलो लाइट देखी होगी, उसी तरह क्या प्रकृति का सिस्टमेटिक वैसे कंट्रोल होता है। यानी मानव है एक लिमिट तक क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या, जब तक उसको नेचर के द्वारा ग्रीन सिग्नल मिलता रहेगा तब तक तो वो क्या करेगा, वर्क करता रहेगा। पर एक ऐसे लिमिट है जिसके बाहर वो मनुष्य को नहीं जा सकता है, तो वहाँ क्या करेगी प्रकृति, उसके लिए रेड सिग्नल है वो दे देगी कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो उनके बीच का रास्ता क्या है, येलो लाइन है। येलो लाइन में क्या करता है, येलो लाइन में क्या, उसको नेचर है रुकने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए कहती है, ताकि क्या वो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें मॉडिफिकेशन करके क्या ग्रीन सिग्नल आता है तो वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही इसका एग्जांपल है। और इसमें ये बात भी कही है कि नवनिश्चयवाद में रुको और जाओ में बहुत सारी तकनीकें हैं, जिसमें मनुष्य ने प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करके, उसके साथ संयोजन करके, अनुकूलन करके क्या जो अपनी क्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो अगर इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती, अगर मनुष्य अगर उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं करता है तो क्या होता है, उसका परिणाम है खुद मानव को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति मानवीय क्रियाओं चाहे कोई भी हो, चाहे वो भूकंप हो, अर्थ जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी इरप्शन, सुनामी जब आती है, ठीक है, या हेवी रेनफॉल होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन जैसे जब मिट्टी है वो पहाड़ों से नीचे गिर जाती है, तो ये सभी क्या है, ये मानवीय जो प्रकृति की जो विनाशकारी जो घटनाएं हैं, इनको क्या मानव आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। ठीक है, और जैसे भूकंप को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, जैसे सिस्मोग्राफ पता भी नहीं चलता है कि कब भूकंप आने वाला है, वोल्केनो इरप्शन कब नहीं होता, क्यों, तो इससे हमें पता चलता है प्रकृति है वो सर्वोपरि है। पर दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि दूसरा हम जब देखते हैं आसपास हमारे कि मानव ने प्रकृति के ऊपर बहुत विजय प्राप्त कर ली। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे आपने दुबई सुना होगा, ठीक है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पूल्स बना दिए गए, या जैसे एशिया के जो बड़े बड़े हॉल्स हैं बना दिए गए। जैसे 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, वहाँ भी शायद न्यूज़ में उस समय सुना था कि चाइना ने बीजिंग ओलंपिक हुआ तो रेनफॉल रुकवाने के लिए वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन है, सॉरी आर्टिफिशियल क्या, वो जेट से वहाँ पर कोई फायरिंग की थी, जिससे क्या हुआ, जो बादलों में जो संघनन की प्रक्रिया रुक गई और बारिश है वो नहीं हुई। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर रोक दी गई। तो इसीलिए नेचर जो इसमें नवनिश्चयवाद में यही कहा गया कि मनुष्य को जहाँ रेड सिग्नल मिलता है तो उसको वहाँ रुकना पड़ता है, और जब येलो लाइट जब आती है, पीली जब बत्ती आती है, तो वो क्या रेडी होता है अपनी टेक्नोलॉजी अपने क्या आगे बढ़ने के लिए, और जब ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो वो क्या करता है, नेचर के एडजस्टमेंट करके क्या उसमें मॉडिफिकेशन है वो करता है। तो ये नवनिश्चयवाद है। इसका परिणाम क्या हुआ है, मनुष्य ने नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या बहुत ज़्यादा छिड़खानी है वो करने की कोशिश की है। तो इसका नुकसान ये हो गया है कि बहुत सारे जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो पैदा हो गई हैं, और जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, यानी जो वैश्विक जो तापमान में जो वृद्धि हो रही है। आज के टाइम आप देख रहे हो कि कभी टेम्परेचर है वो कम रहता था, और सर्दियां हैं ये भी देख रहे हो, जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दियां हैं वो छोटी होती जा रही हैं, और जो बारिश होती है वो क्या है, अनियमित है, कभी है वो जब नहीं हो रही, जब अनएक्सपेक्टेड हो, जब हमें लग रहा हो नहीं हो रही तब भी हो रही है। ठीक है, और आंधियों की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, मतलब ज़्यादा आने लगी है, और समुद्र में जो बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर जो पिघलते हैं उनकी तरह वो बढ़ गई है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मानव ने प्रकृति के साथ वो बहुत ज़्यादा छेड़खानी की है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गया है, हर जगह उसने इंटरफेयर किया है। इकोलॉजी में जो परिस्थिति तंत्र होता है, जो जीव जंतु होते हैं वहाँ पर उनका शिकार किया है, उनकी हंटिंग की है। तो इससे क्या जो मिसबैलेंस हो जाता है एनवायरनमेंट में, और उसका परिणाम क्या है, मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है और भुगतेगा भी। और अगर सिस्टमेटिक वैसे सतत विकास उसने नहीं किया, अगर सभी विश्व के लोग हैं एक साथ बैठकर इसका सॉल्यूशन नहीं निकाले, तो आने वाले समय में बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं जानवरों की,
ठीक है, जितने भी हैं चाहे वो समुद्र के अंदर रहते हैं या जो ज़मीन पर रहते हैं, वो क्या है खतरे में आ सकते हैं, और जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों में जो पानी आता बर्फ़ का पिघल कर वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि पहाड़ों पर बर्फ़ ही नहीं होगी, बर्फ़ नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं आएगा, नदियों में पानी नहीं आएगा तो भाखड़ा नंगल में पानी नहीं आएगा, भाखड़ा नंगल में पानी नहीं आएगा तो आपके आदमपुर में पानी नहीं आएगा। तो ये सच्चाई है कि हम क्या है, चाहे अब व्यक्ति अपने आप को अलग करें, सारे के सारे क्या नेचर से जुड़े हुए, तो मनुष्य को उस तरह से कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और बीच का रास्ता क्या है, नव निश्चयवाद है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह मानवीय क्रिया मानव भूगोल में किस तरह कर रहा है वो। इतना हो गया, ये इतना ही है, एग्जाम में आप इतना ही याद रखेंगे। मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से और यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। समय के गलियारे से मानव भूगोल, यानी इसमें क्या दिया हुआ आगे बुक में कि मानव भूगोल का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे हुआ है। वैसे तो भूगोल है वो पहले से भी चलता आ रहा है सदियों से, हाँ उसको पढ़ना है हमने क्या है अब, या अलग जो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है वो अभी शुरू किया है। तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, या पहले उसमें अध्ययन कैसे किया जाता है, या ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या हैं वो ये बताते हैं कि पहले क्या पढ़ते थे अब क्या पढ़ रहे हैं, उसका ट्रेंड जो बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, उसमें कॉलम में समयावधि, यानी पहले के टाइम में जो टाइम था वो, या आज के टाइम में उसकी उपागम, अप्रोच और उसका लक्षण क्या है। तो जब स्टार्टिंग में ज्योग्राफी में स्टडी स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो आरंभिक उपनिवेशिक युग है उसमें क्या होता था, मेनली अन्वेषण और विवरण होता था। ठीक है, अन्वेषण जैसे आपने सुना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा आपने, या आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो या जितने भी जो इन्वेंशन जिन्होंने किए हैं, जो खोज करता है, जो समुद्र की बड़ी बड़ी जोखिम भरी यात्राओं पर निकल कर, जिन लोगों को ये भी नहीं पता था कि इतने कॉन्टिनेंट होते हैं और पृथ्वी का विस्तार है, अलग अलग देशों का यहाँ तक पाया जाता है, वो नहीं पता था, वो क्या खोजों के कारण हुआ। तो जब स्टार्टिंग का उपनिवेशी पीरियड था, यानी आप मान सकते हो जो 14 और 15 सेंचुरी थी, जो 15वीं शताब्दी थी, उस समय बहुत सारे जो खोज करता है जिनको ये लगता था कि हाँ हमें नई चीज़ है वो खोजनी है, तो वो क्या है देशों की खोज में, अलग अलग आइलैंड्स की खोज में क्या निकल गए, उनको क्या खोज करना था। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में हुई थी। तो ज्योग्राफी में क्या था, उस समय जो अन्वेषण और विवरण है, जो चीज़ देखी उसको लिख लिया, राइट डाउन कर लिया और उसका डिस्कस कर लिया। तो इसमें क्या होता था, सबसे पहले जो विश्व ज्ञान कोशीय विवरण है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें क्या है, जहाँ भी गए वहाँ चीज़ उसको लिख लिया, राइट डाउन कर लिया कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर है, यहाँ पर इस तरह के पेड़ पौधे हैं। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कभी गए नहीं हो, अगर वहाँ जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब सामने देखोगे आप कि यहाँ क्या पाया जाता है। तो वो चीज़ क्या कर लिया आपने, राइट डाउन कर लिया, उसको लिख लिया आपने, या आपने उसको कहीं पर और रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, कैमरे में फोटो खींच ली। तो ये क्या था, स्टार्टिंग में क्या ज्योग्राफी क्या थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, सिर्फ देखना था, जो देखा वो बता दिया भाई हाँ यहाँ पर माउंटेन एरिया है, यहाँ पर प्लेन एरिया है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पठार है, यहाँ पर मैदान है, यहाँ नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ हवाएं तेज चल रही है, यहाँ समुद्र की लहरें उठ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती थी। फिर धीरे धीरे जो टाइम है और आगे बढ़ा ज्योग्राफी में, जो उपनिवेश युग के पोस्ट उपनिवेशी युग या उत्तर उपनिवेशी युग में जो ज्योग्राफी में जो स्टडी है, मानव भूगोल में जो अध्ययन है वो क्या हो गया, वो प्रादेशिक विश्लेषण हो गया। कि वहाँ पर क्या है, अब ज्योग्राफी में प्रादेशिक विश्लेषण होने लगा। यानी पहले तो क्या होता था, देख लिया जो भी है नोट डाउन कर लिया, या उसको जैसे भी क्या उसको डिस्क्राइब करना तो कर दिया। बाद में क्या हुआ, अब प्रादेशिक विश्लेषण होने लगा। इससे क्या हुआ, जितने भी प्रदेश पाए जाते थे, प्रदेश का मतलब कि जैसे भारत का उत्तरी मैदान है, ठीक है, जो भारत के पर्वत पठार है, थार मरुस्थल है, ठीक है, जो भारत के जो तटीय क्षेत्र है, द्वीप है, उन सभी प्रदेशों को क्या करते थे, उन सभी प्रदेशों को क्या विश्लेषण किया जाता था। और चाहे वो पृथ्वी के किसी भी भाग को पाए जाते, उनका क्या प्रादेशिक, यानी एक प्रदेश ये है और दूसरा ये अलग है, उनका क्या है अध्ययन किया जाता था कि उस प्रदेश में तो क्या मिट्टी है वो लाल पाई जाती है और दूसरे प्रदेश में मिट्टी है वो काली पाई जाती है। तो इस तरह से क्या प्रादेशिक विश्लेषण है वो किया जाता है। प्रदेश का मतलब आप एक एरिया मानिए, ठीक है, जैसे कोई एरिया है, एक ये है और एक ये है,
तो इसमें क्या होता था, इन दोनों का क्या है, इस पूरे एरिया को क्या किया जाता, स्टडी किया जाता था। मान लीजिए ये पूरा एरिया, इसमें सभी पूरे के पूरे एरिया इसको क्या डिस्कस है वो किया जाता था कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। आगे है उत्तर युद्ध के बीच की अवधि और 1930 तक का दशक। 1930 यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से लेकर 1930 तक के जो टाइम पीरियड था, इसमें मानव भूगोल में जो अध्ययन किया जाता था वो क्षेत्रीय विभेदन के आधार पर था। ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन यानी दो क्षेत्रों का तुलना करना, यानी एक प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है, या एक क्षेत्र है वो दूसरे प्रदेश से किस प्रकार है वो अलग है। जैसे हरियाणा है वो तमिलनाडु से किस प्रकार अलग है, ये क्या है, एक क्षेत्रीय विभेदन है कि हरियाणा में गेहूं का प्रोडक्शन है या जो चावल का प्रोडक्शन है वो अधिक होता है, और दूसरी तरफ देखिए राजस्थान का ले सकते हैं कि राजस्थान में क्या गेहूं का प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है। तो उन दोनों की तुलना करना क्या कहलाता है, क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। तो 1930 के दशक तक इसको यहीं तक स्टडी किया जाता था कि दो एरियाज को, कोई भी पर्टिकुलर एरिया उनको क्या डिस्कस किया जाता था कि किस तरह से वो भिन्न है, चाहे वो मिट्टी के हिसाब से कह वो क्लाइमेटिक वैसे कह लो, तापमान में, प्रेशर में, इन सभी में क्या उनको देखा जाता था कि कितने उसमें डिफरेंस है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, ये टाइम पीरियड है 1950 से लेकर 1960 तक, 1950 से लेकर 1960 तक का समय। इस समय क्या होता था, ज्योग्राफी में जो स्टडी होती थी वो स्थानीय संगठन के आधार पर होते थे, स्थानिक संगठन या स्थानीय संगठन के आधार पर होती थी, जिसमें क्या होता था, मानव और भौतिक क्रियाओं का मानचित्रण किया जाता था। यानी मानवीय क्रियाएं और जो भौतिक जो प्रदेश पाए जाते हैं, भौतिक लक्षण पाए जाते हैं, उनका क्या किया जाता था, मानचित्रण किया जाता था। मानचित्रण आपने जैसे थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था, उस बेसिस पे क्या उसका डिस्कस है वो किया जाता। फिर आता 1917 का समय, 1970 के समय मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी, इन तीन विचारों का क्या है उदय हुआ था। इन तीनों विचारों का उदय हुआ था। अब ये है क्या बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये साथ के साथ उसमें समय के गलियारे से मानव भूगोल है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो मानवतावादी और अमूलवादी और व्यवहारवादी क्या है, तो मानवतावादी या कल्याणपरक जिसको भूगोल बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, मानवीय जो पक्ष है उनको अधिक महत्व दिया जाता है। मान लीजिए एक तो है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधा, यानी जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर अधिक क्या है जोर दिया जाता है। जब मान लीजिए हम ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे मानवतावादी व्यवहार के अंतर्गत, तो मानवीय जो पक्ष है, जो उसकी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका क्या है अध्ययन करेंगे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन आदि की सुविधा। ठीक है, उनको क्या है हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है अमूलवादी विचार। अमूलवादी विचार या इसको रेडिकल थॉट बोलते हैं, रेडिकल थॉट ऑफ इन ज्योग्राफी या जो भूगोल में अमूलवादी विचार। इसमें क्या होता है, जैसे रेडिकल का मीनिंग बता दें, जैसे मार्क्सवादी क्या मानते हैं, मार्क्सवादी ये मानते हैं कि जो पूंजीवाद है वो सारी समस्याओं की जड़ है, और अमूलवादी को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि गरीबी है उसको हटाने के लिए पूंजीवाद को हटाना पड़ेगा। और जिसमें ये कहा गया अमूलवादी में कि जितने भी संसाधन है वो क्या है गरीबों में क्या बराबर मात्रा में बांट दिया जाए, संसाधनों पर सबका क्या बराबर रहता है वो होना चाहिए। तो ये सिद्धांत है वो इस बात पर जोर देता है कि गरीबी का निवारण है वो कैसे हो, और पूंजीवाद के ये क्या थे, विरोधी थे। ठीक है, व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद एक ऐसा विचार है जो मुख्य रूप से मानव के जो ऑब्जर्वेशन या जो प्रत्यक्ष जो मनुष्य देखता है उसके बारे में है या उसका अध्ययन है वो करता है। ठीक है, ये तीन चीजें उसमें दी हुई है बॉक्स में, इनको आप समझ गए हो। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वैसे पूछ सकते हैं। इसमें क्या होता था, ये आए क्यों, ये आए क्यों, क्योंकि 1950 और 1960 के टाइम में एक मात्रात्मक क्रांति आई थी। मात्रात्मक क्रांति क्या होती है, मात्रात्मक क्रांति जिसमें जो अध्ययन करते हैं हम उसमें मैथमेटिक फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे मैथमेटिक फॉर्मूलाज का कैसे यूज करेंगे, और जो क्या होता है एक्चुअल में बिल्कुल सही भी नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ कि
एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी, चलिए 4 बच्चे ले लेते हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, ठीक है। एक का वेट है 40 kg, एक का है 30, एक का है 20, ठीक है, एक का है 10, ठीक है। कोई एक ग्रुप है, नहीं ये इतना तो कम हो गया बिल्कुल ना, 10 किलो वजन कैसे होगा, बच्चा हो गया बिल्कुल। मान लेते हैं हम कि किसी फैमिली है उसमें 4 सदस्य हैं, ठीक है, क्लास का ग्रुप नहीं है, ये घटाओ थोड़ा अलग हो गया। एक ग्रुप है क्लास, एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें 4 लोग हैं, ए बी सी डी, और उनका ये क्या है, वेट दिया हुआ, वजन, ठीक है, वजन दिया हुआ है। और मात्रात्मक क्रांति क्या होती है, मात्रात्मक क्रांति होती है जिसमें किसी भी चीज को निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूलाज, मैथमेटिक फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। या कोई थ्योरी बना रहे हो, कोई जैसे वैगनर की थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, या कोई और डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जो कृषि भूगोल होता है उसमें प्रोडक्शन निकालना हो किसी क्षेत्र का, गेहूँ अब कितनी हुई और आगे कितनी होगी, जो उसका एस्टिमेट अनुमान लगाना हो। तो इसमें जैसे अगर हम वेट करें, एवरेज जैसे निकालते हैं, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 3 7 8 9 10 100, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर एवरेज निकालें कि 4 की एवरेज कितनी निकलेगी, अगर 4 लोगों की अगर हम एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो क्या होगा, ये आएगा 25, और 25 किसी का भी वजन नहीं है। तो ये क्या है, ये मात्रात्मक क्रांति भूगोल में क्या है 1950-60 के दशक में आई थी, जिसमें क्या होता था, भूगोलिक आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता था, मैथमेटिक फार्मूलाज का यूज किया जाता था, मैथ का यूज किया जाता था, कंप्यूटर का यूज किया जाता था, जो एक्चुअल में क्या है मानव से जुड़ा नहीं होता था। और मानवतावादी क्या कहता है कि मानव के बेसिक नीड को क्या है अध्ययन करना, व्यवहार यानी मानव के प्रत्यक्ष जो उसको दिखता है उसका अध्ययन करना। और एक्चुअल में अगर मात्रात्मक क्रांति में है क्या, वेट है एवरेज कितना 25 तो किसी का भी नहीं है। तो ये इसके विरोध में क्या है, यानी जो थ्योरी बनती थी ज्योग्राफी में, जो लोग मैथमेटिक फॉर्मूलाज का यूज करते थे, उनके विरोध में ये क्या है, उसकी आलोचना के रूप में ये तीनों सिद्धांत है वो आए, ठीक है। इसमें क्या किया गया, मात्रात्मक क्रांति क्या असंतुष्टि और अमानवीय व्यवहार के कारण क्या है, इसका है ओरिजिन हुआ इन तीनों विचारों का। कब हुआ, 1970 के दशक में। अब करने क्या लगे, इसमें डिस्कस क्या होता है, इसमें मेनली, ठीक है, ये तो इसके विरोध में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना, ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके क्रिटिसाइज में, आलोचना में है। तो इसमें होता है क्या था, सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है उसके ऊपर बल दिया जाता था, मतलब कि जो एक्चुअल में है उसके ऊपर क्या बल दिया जाता था, उसके रेफरेंसेस में, संदर्भ में क्या स्टडी किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है 1990 के दशक, या आप ये कह सकते हो 1990 के बाद का समय, जिसको भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है, जिसमें क्या किया गया, मानवीय सिद्धांत, जितने भी मानवीय सिद्धांत थे उनकी क्या है आलोचना है उसमें की गई, और स्थानीय जो संदर्भ है उनको महत्व है वो दिया गया। इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो आपको बताता हूँ, जैसे उसमें आगे आएगा कि प्रवास होते हैं, जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का मतलब कि एक व्यक्ति अगर आदमपुर से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, या कोई दिल्ली से आदमपुर रहने आ जाता है, या कोई व्यक्ति भारत से जाकर अमेरिका में बस जाता है, तो उसको प्रवास बोलते हैं कि वो वहां से चला गया, माइग्रेशन कर गया, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, माइग्रेशन की थ्योरी दी गई है, बहुत सारी थ्योरी दी गई है, अलग अलग है, जो विद्वान है, जोग्राफर है, उन्होंने थ्योरी दी है। तो उसमें ये कहा गया है कि प्रवास वो किस तरह से होता है, कि कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्टेड करते हैं, कि एक व्यक्ति प्रवास क्यों करेगा, या तो उसको जॉब मिल जाएगी, यानी मुझे अगर दिल्ली में जॉब मिल गई तो मैं क्या करूँगा, दिल्ली सेटल हो जाऊंगा। अगर कोई इंजीनियर है उसको जॉब अमेरिका में मिल गई तो वो अमेरिका चला जाएगा। इस तरह से क्या बहुत सारे जो विद्वान है, जोग्राफर है, उन्होंने क्या कर रखा है, थ्योरीज बना रखी, सिद्धांत बना रखे, उनकी आलोचना है वो इस समय होने लगी थी कि मनुष्य प्रवास करता है, वो उसकी अपनी विचारधारा होती है, अपने खुद के विचार होते हैं, और विचारों को क्या है नापा नहीं जा सकता। ऐसा होता भी नहीं है कि आपको अपने फैमिली मेंबर है, आपकी मदर आपको कहे कि बेटा मैं आपको 5 किलो प्यार करती हूँ, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि मानवीय जो सिद्धांत है उनकी आलोचना की गई कि मानव के जो विचार हैं, जो उसकी वे ऑफ थिंकिंग है, उसको क्या मापा नहीं जा सकता, ठीक है।
तो उनका आलोचना की गई, जितने भी फैक्टर्स है ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रवास का बताया। और स्थानीय संदर्भ जो लोकल एस्पेक्ट्स है उनको क्या है ज्यादा है इंपॉर्टेंस है वो दी गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, मानव भूगोल थोड़ा सा रहता है ये बिल्कुल। मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के अंदर कौन कौन से विषय है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मेनली 6 तो उसके क्षेत्र दिए गए हैं और बहुत सारे उसके उप क्षेत्र है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो मेनली है इसमें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। ये 6 के 6 जो दिए गए हैं ये आपकी बुक के अंदर हर एक के क्या एक या दो चैप्टर, एक या दो चैप्टर है, किसी में 3 भी चैप्टर है, हर एक में क्या उसके चैप्टर वो दिए गए हैं। तो इन्हीं चैप्टर के अंदर जो पूरा डिटेल में हम अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सोशल ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल कहते हैं, जो समाज के अंदर जो धर्म होते हैं, जाति होती है, उनका अध्ययन करना कौन से विषय के अंतर्गत आएगा, सामाजिक भूगोल। एक बात और याद रखिए, आप ज्योग्राफी में आप प्लस 2 क्लास में सिर्फ ब्रीफली ही पढ़ रहे हो, और हर एक जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ये वाले जो स्नातकोत्तर होता है, यानी जिसको एमए बोलते हैं, एमए एमएससी, जब उनमें क्या जब क्लासों में ये सब्जेक्ट है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसका अलग सब्जेक्ट होता है, ये अलग सब्जेक्ट होता है। और आपकी कितनी 2 बुक है, जैसे मान लीजिए एमए में जाओगे तो वहां पर 4 सब्जेक्ट होंगे, तो ये चारों अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे। और हर एक का जो स्टडी है, मतलब जो उसके अंदर जो क्षेत्र है, अध्ययन है, वो क्या बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। तो इसमें हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सामाजिक भूगोल यानी जो धर्म और जातियां पाई जाती है मेनली उनके बारे में डिस्कस कास्ट। नगरीय भूगोल, नगर के जो नियोजन होता है उनका अध्ययन करना। ठीक है, नगरीय भूगोल के अंतर्गत आता है कि नगर की जो प्लानिंग है वो किस तरह से की गई है। पीजी की क्लासेस में है, आपके दिया नहीं हुआ है, जैसे नगरों में जनसंख्या बढ़ने का जो प्रतिरूप होता है कि किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से घटती है, दिल्ली की पॉपुलेशन है वो कितनी है। ठीक है, दूसरे शहरों की उससे तुलना करना। ठीक है, और शहरों को के क्रम वाइज करना कि एक बड़ा महानगर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद शहर हो गया, फिर कस्बा है, फिर गांव है, इस तरह से क्या उसका डिवाइडेशन है वो अलग किया गया है तो नगरीय भूगोल के अंदर। फिर राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल जुड़ा किससे हुआ है, राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जनसंख्या भूगोल जो जनांकीय है उनसे जुड़ा हुआ है, जिसमें जो लोगों की जो जनसंख्या होगी, उनकी शिक्षा है, ठीक है, उनके डाटाज है, अलग अलग एरियाज में स्टेट वाइज क्या है डिफरेंशिएशन है, उसका क्या है स्टडी इसमें होता है। ठीक है, ये उसके बाद है आवास भूगोल। आवास भूगोल में जैसे नगरीय बस्तियां होती हैं और जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनमें किस तरह का प्रतिरूप पाया जाता है, किस तरह लोग हैं उनमें, जो व्यापार है वो होता है। ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है। आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल है, जैसे संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, और जिनका स्टडी है वो किया जाता है। और भी बहुत सारे आप उसमें डायग्राम में देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ डिटेल से नहीं करवाऊंगा, बेसिक है। आप इन 6 का मेन याद रखिए, एग्जाम में है वो डायग्राम है पूरा जो आपकी बुक में दे रखा है, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, आप चांस कम है पूछने के। हाँ, ये जरूर है कि किसी पर्टिकुलर के जो उप क्षेत्र है वो पूछ सकते हैं, जैसे सामाजिक भूगोल का क्या उप क्षेत्र है, नगरीय भूगोल का, राजनीतिक भूगोल का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, उस बॉक्स को क्या पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, कंप्लीट हो गया आज हमारा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर है ग्रुप्स में सेंड कर दिए जाएंगे, आप चेक कर लेना। और जो भी आपको वर्क दिया जाता है रेगुलर आप रेगुलर करते रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड बाय।